नमस्ते दोस्तों। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अभिनंदन गायकवाड़ हमारे एएसीजी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यह संहिता बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीएनएस को जारी करने के लिए बीएनएस किस तरह से लागू हो सकता है, इसके लिए ये प्रोसीजर है, तो हमें इसे देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इसे एक रिवीजन के तौर पर देखेंगे। हम देखेंगे कि कितने सेक्शंस नए ऐड हुए हैं, कितने रिमूव हुए हैं, कितने बदलाव हुए हैं। हम इसे शॉर्ट में देखने वाले हैं। तो चलो तो फिर शुरू करते हैं। यहां पर 39 अध्याय यानी कि बीएनएसएस में 39 अध्याय दिए गए हैं। उनमें 531 यानी 531 सेक्शंस है। जबकि अगर कंपैरिजन किया जाए तो सीआरपीसी में 37 अध्याय थे और 484 यानी कि 484 धाराएं थी। इस बीएनएसएस में 11 नई धाराएं जोड़ दी गई है। सीआरपीसी में 85 मौजूदा धाराओं में संशोधन किया गया है। अब हम देखते हैं कि अध्याय 1 जो है प्रारंभिक, इनमें 5 सेक्शंस आते हैं। वो जैसे सीआरपीसी में थे वैसे ही रखे गए हैं, जिनके नंबर्स, सिर्फ परिभाषाएं जो है उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो पहला सेक्शन कहता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इनमें सीआरपीसी का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रखा गया है। यह कहाँ पर लागू होगा, किस राज्यों में यह लागू नहीं होगा, यह दिया गया है। और प्रारंभ कहाँ से होगा, तो 1 जुलाई 2024 से इसे लागू कर दिया जाएगा, यह लिखा गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट 2 सेक्शन है। सेक्शन 2 परिभाषाएं। परिभाषाएं में डेफिनेशंस आती है। इनमें बहुत सारी डेफिनेशन है, तो मैं आज सिर्फ यहाँ पर जो नए ऐड हो चुके हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो इसमें सब सेक्शंस है। 21A ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यह नया ऐड कर दिया गया है। 21B बेल, यह भी नया ऐड कर दिया गया है। सेक्शन 21D बेल बॉन्ड, यह भी नया ऐड कर दिया गया है। सेक्शन बाकी जो सेक्शंस है 21I इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यह भी नया ऐड कर दिया गया है। बाकी सेक्शंस में कुछ शब्दों के बदलाव किए हैं और कुछ में नो चेंजेस है। तो इनमें अगर देखा जाए तो इस सेक्शन में 21A से लेके Z तक, 21Z तक डेफिनेशंस दी गई है। जो पहले सीआरपीसी में 2Y तक थी, इनमें 22 एक दिया गया है सेक्शन। और वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड, यह 2Y था सीआरपीसी में, यहां पे 22 है। तीसरा सेक्शंस आता है निर्दोषों का अर्थ लगाना। इंग्लिश में इसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। चौथा सेक्शन भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। और पांचवा सेक्शन आता है व्यावृत्ति। इन 4 और 5 में बदलाव नहीं किए गए हैं, ये जैसे सीआरपीसी में थे वैसे ही है। अब हम देखेंगे अध्याय नंबर 2, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। सेक्शन नंबर 6 दंड न्यायालयों के वर्ग। सेक्शन नंबर 7 प्रादेशिक खंड। अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स दिए गए हैं, जिनमें सीआरपीसी में वर्ड इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो थे वो निकाल दिए गए हैं। सातवां है टेरिटोरियल डिविजन्स यानी कि प्रादेशिक खंड। यहां पर भी मेट्रोपॉलिटन का जो प्रोविजंस था वो निकाल दिया गया है। आठवां सेशन न्यायालय।
9 न्यायिक मैजिस्ट्रेटों के न्यायालय। 10 चीफ जुडिकल मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिकल मैजिस्ट्रेट। 11 स्पेशल जुडिकल मैजिस्ट्रेट यानी विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट। 12 न्यायिक मैजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। सेक्शन नंबर 13 न्यायिक मैजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। सेक्शन नंबर 14 कार्यपालक मैजिस्ट्रेट। सेक्शन नंबर 15 विशेष कार्यपालक मैजिस्ट्रेट। सेक्शन नंबर 16 कार्यपालक मैजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। सेक्शन नंबर 18 लोक अभियोजक। सेक्शन नंबर 19 सहायक लोक अभियोजक। सेक्शन नंबर 20 अभियोजन निदेशालय। ये जो सेक्शंस थे ये दंड न्यायालयों और कार्यालयों के गठन के लिए थे, अध्याय 2 में दिए गए हैं। इनमें अगर देखा जाए तो यह 6 से लेके 20 तक है। तो 6 वाला सेक्शन 7, 8, 7 तक जो सेक्शंस थे उनमें कुछ भी बदलाव नंबर के नहीं दिए गए हैं, लेकिन 8वां सेक्शन 9वां 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 यह जो सेक्शंस है इनके नंबर सीआरपीसी में अलग थे जो बदल दिए गए हैं। अब हम देखते हैं अध्याय नंबर 3 न्यायालयों की शक्ति। सेक्शन नंबर 21 न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। सेक्शन नंबर 22 दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। सेक्शन नंबर 23 दंडादेश जो मैजिस्ट्रेट दे सकेंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 24 जुर्माना देते में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। सेक्शन नंबर 25 एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। सेक्शन नंबर 26 शक्तियां प्रदान करने का ढंग। सेक्शन नंबर 27 नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। सेक्शन 28 शक्तियों को वापस लेना। सेक्शन 29 न्यायाधीशों और मैजिस्ट्रेटों की शक्तियां का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। ये थे सेक्शंस जो 21 से लेके 29 तक थे। तो यहां पर कुछ सेक्शंस में हल्के से चेंजेस किए गए हैं, लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं है। यह सेक्शंस के नंबर बदल लिए गए हैं और जो दूसरे सीआरपीसी में अलग नंबर पर थे उनको यहाँ पर ले लिया गया है। यहाँ पर सेक्शन नंबर 25 में सबसेक्शन 1 इज रेफर प्री फ्रेम बट इसेंस इज सेम इन सबसेक्शन 2A 14 years इज रिप्लेस्ड बाय 20 years। ये जो 25 नंबर का था एक ही विचारणा में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में जो पहले 14 years इज रिप्लेस्ड बाय 20 years इसमें कर दिया गया है। अब हम देखते हैं अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 कहता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता। सेक्शन नंबर 30 जो है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, जैसे कि सीआरपीसी में 36 नंबर पर यह था, यह यहां पर भी सेम दिया गया है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किए गए हैं। सेक्शन नंबर 31 जनता कब मैजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। यहां पर रेलवे, कैनल, टेलीग्राफ यह चीजें निकाल दी गई है, इसको प्रोविजन को थोड़ा सा ब्रॉडन किया गया है। सेक्शन नंबर 32 पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यह पहले 38 था। सेक्शन नंबर 33 कुछ अपराधों की सूचना का जनता द्वारा दिया जाना, यह 39 पर था, यहां पर भी है। सेक्शन नंबर 34 ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। अध्याय नंबर 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी। सेक्शन नंबर 35 कहता है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। अब सेक्शन 35 में सब सेक्शन 7 ये ऐड कर दिया गया है, वह कहता है
नो अरेस्ट शाल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस in case of offense which is punishable for imprisonment of less than 3 years and such a person is infirm or is above 60 years of age. यह 35 जो है सेक्शन, यह सीआरपीसी में 41 और 41 ए में दिया गया था, तो दोनों को मिलकर यहां पर एक ही सेक्शन बनाया गया है 35। सेक्शन नंबर 36, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का कर्तव्य। यह सेक्शन 41 बी में सीआरपीसी में था। यहां पर एक ही वर्ड बदल दिया गया है, एनी अदर पर्सन करके एक शब्द उसमें डाल दिया है, बाकी ज्यादा बदलाव नहीं है। सेक्शन नंबर 37, पदाविहित पुलिस अधिकारी यानी कि डिजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। यहां पर सब सेक्शन 2 एंड 3 जो सीआरपीसी के थे उनको मर्ज करके 1B कर दिया गया है, और प्रोविजन डेजिग्नेटिंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फॉर द सेड पर्पज, यानी कि एएसआई पद से नीचे कोई ऑफिसर नहीं दिया जाएगा, यह इसमें डाल दिया गया है। सेक्शन नंबर 38, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वकील जो है, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे लिए कि जो भी हमारा क्लाइंट है, अगर किसी को अगर पकड़ लेते हैं पुलिस, तो उसको पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है। यह पहले 41D में था, अब यह 38 हो चुका है। ये कुछ सेक्शन जो है इंपॉर्टेंस है, इनमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। सेक्शन नंबर 39, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। थर्टी नाइन में पहले ये 42 था, अब यह 39 हो चुका है। पहले इसका जो वर्डिंग थे सीआरपीसी में, वहां पे लिखा गया था, ही इज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटीज। उनको भी बदल कर हमने देखा, फर्स्ट डेफिनेशन जो थी वहां पे बॉन्ड और बेल बॉन्ड ऐसे शब्द दिए गए हैं, तो यही उसमें से चेंजेस है, बाकी ज्यादा बदलाव नहीं है उनमें। सेक्शन नंबर 40, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसे गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। तो यहां पर सबसेक्शन 1 में दिया गया है, विदाउट अननेसेसरी डिले इज फर्दर स्पेसिफाइड बाय बट विद इन 6 आवर फ्रॉम सच अरेस्ट। इन सबसेक्शन 2, यहां पे 2 में ऐसा लिखा गया है, री अरेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय टेक हिम इन कस्टडी, ऐसा लिया गया। बाकी ज्यादा बदलाव इसमें भी नहीं किए गए हैं। 41, मैजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, इसमें भी बदलाव नहीं किए गए हैं, यह पहले 44 था। सेक्शन नंबर 42, सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। यहां पर सेक्शन नंबर 42 जो है, इसमें भी बिल्कुल बदलाव नहीं किए गए हैं, यह पहले 45 था। सेक्शन नंबर 43, गिरफ्तारी कैसे की जाए। अब यहां पर देखिए एक न्यू सबसेक्शन ऐड कर दिया गया है। यह कहता है, रिगार्डिंग द हैंडकफ ऑफ अ हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर और एक्यूज्ड हु हैज कमिटेड सर्टन ऑफेंसेस मेंशन इन द सबसेक्शन। इतनी लाइन बढ़ा दी है, बाकी बदलाव नहीं है, यह पहले 46 था। सेक्शन नंबर 44, उस स्थान की तलाश जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जान है, इसमें भी नो बदलाव है। सेक्शन नंबर 45, अन्य अधिकारिताओं के अपराधियों का पीछा करना, इसमें भी नो चेंजेस है। सेक्शन नंबर 46,
अनावश्यक अवरोध न करना, इसमें भी नो बदलाव। सेक्शन नंबर 47, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना, इसमें भी नो चेंजेस है, ये पहले 50 था। ये देखिए यहाँ पर पुलिस को ये देना है, उनको जिसको गिरफ्तार करते हैं ना, उनको गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना। सेक्शन नंबर 48, सेक्शन नंबर 48 कहता है गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। देखिए हम कभी कभी हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि पुलिस पकड़ लेती है और किसी को पता नहीं चलता वगैरह, तो ऐसा नहीं है, लेकिन पुलिस को भी यह रूल है कि जिसको पकड़ लिया है उसके बारे में उसके रिश्तेदार मित्र को जानकारी देना है। अब यहाँ पर कुछ बदलाव हुए हैं कि हम लोग देखते हैं। यह पहले 50A में सेक्शन था, अब यह 48 हो चुका है। इसमें देखिए द वर्ड्स and also the designated officer in the district are added in subsection 1. In subsection 3, the words may be prescribed in the behalf by replaced by may by rule provide. यहाँ की कुछ वर्ड है may, by rule, provide, यह शब्द ऐड कर दी गए हैं, बाकी इसमें भी बदलाव नहीं है। सेक्शन नंबर 49, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। यह 51 में आता था, अब यह 49 हो चुका है। No change except the word whenever is excluded from the clause 2. सेक्शन नंबर 50, आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। इसमें इमीडिएटली वर्ड ऐड कर दिया गया है, यानी कि तुरंत। सेक्शन नंबर 51, पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा, यानी कि मेडिकल एग्जाम। यहाँ पे 53 में आती थी पहले, अब यह 51 हो चुकी है। तो इसमें क्या किया है, सबसेक्शन 1 में लिखा है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इज एक्सक्लूडेड एंड सबसेक्शन 3 is newly added regarding the forwarding the examination report without delay by medical practitioner to the investigator. पहले इन्होंने दिया था कि बिलो रैंक के जो सब इंस्पेक्टर है उसके जो बिलो था वो एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि वो निकाल दिया है, और सब सेक्शन 3 में डाल दिया गया है कि विदाउट डिले बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। और इन एक्सप्लेनेशन में उन्होंने बी में दिया है डिफाइन इन क्लॉज एच में सेक्शन 2 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 इज रिप्लेस्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। तो देखिए पहला जो मेडिकल एक्ट उन्होंने क्लॉज में डाल दिया था पहले एक्सप्लेनेशन में, तो वह डेफिनेशन में जो मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 निकालकर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 का 30 सेक्शन ऑफ 2019 एंड द नेशनल मेडिकल रजिस्टर इज आल्सो एडेड इन द ऑप्शनल टू द स्टेट मेडिकल रजिस्टर। तो इसमें भी ज्यादा बदलाव नहीं है, सब इंस्पेक्टर के नीचे का शब्द निकाल दिया गया है, बाकी वैसा ही है। और मेडिकल का जो बोर्ड था वह मेडिकल काउंसिल एक्ट निकाल के दूसरा एक्ट डाल दिया गया है। ठीक है। सेक्शन नंबर 49, गिरफ्तार किए व्यक्तियों की तलाशी। यहां पे ज्यादा बदलाव नहीं है। सेक्शन नंबर 52, बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। यहां पर भी जो रैंक दिया था नॉट बिलो द सब इंस्पेक्टर, ये शब्द दिया गया था कि जो भी अधिकारी इसके लिए बताएगा वह निकाल कर नॉर्मल एनी पुलिस ऑफिसर करके लिख दिया गया है। सेक्शन नंबर 53, गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। उसके बाद सेक्शन नंबर 55, जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया। इसमें भी नो चेंजेस, ये भी पहले 55 था, अभी भी 55 ही है। सेक्शन नंबर 56, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। इसमें भी नो चेंजेस है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए किसको अगर अरेस्ट करे तो उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा भी देखना चाहिए,
ऐसा नहीं है कि पुलिस हिरासत में लेके गई और से कुछ नहीं कर रही है, स्वास्थ्य नहीं देख रही है उसका, तो यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको पकड़ा गया है, कंफर्म है कि नहीं पता नहीं ना कि वो सच में उसमें गुनाह किया है कि नहीं। ठीक है, तो उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह 56 सेक्शन में आता है। सेक्शन नंबर 57, इसमें भी कुछ बदलाव नहीं है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना, इसमें भी नो बदलाव। सेक्शन नंबर 58, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अधिक निरुद्ध न किया जाना। अभी यहां पर एक ऐड कर दिया गया है, एक लाइन ऐड कर दी गई है। जैसे कि 24 घंटों में हम लोग जिस जुरिस्डिक्शन में आ रहा है वहां पर ऐड करते थे, उसको 24 घंटे में दाखिल किया जाता था और उसे छोड़ दिया जाता था, या फिर आगे जो प्रोसेस रहेगी वो होती थी। अब इसमें एक वर्ड डाल दिया गया है, वेदर हैविंग जुरिस्डिक्शन और नॉट। अगर है या नहीं फिर भी उसको लेके जाना है 24 घंटे, तो यह आएगा। 24 घंटे से ज्यादा उसको रख नहीं सकते। पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना, इसमें भी नो चेंजेस है। सेक्शन 60, पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। अब यहां पर 60 जो था, इसको बेल शब्द था पहले, अब उस बेल को रिप्लेस करके बेल बॉन्ड डाल दिया गया है। 61, निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति, इसमें नो चेंजेस है। 62, गिरफ्तार का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना, इसमें भी नो चेंजेस। तो हमने यह देखा कि सेक्शन जो यहां पर थे 35 से लेके 62 तक, यह आते हैं अध्याय 5 में व्यक्तियों की गिरफ्तारी के ऊपर। अध्याय नंबर 6, हाजिर होने के विवश करने के लिए आदिशिकाएं। क समन। 63 सेक्शन कहता है समन का प्रारूप। 64, समन की तामील कैसे की जाए। 65, निगमित निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील। सेक्शन 66, जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील। सेक्शन 67, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया। सेक्शन 68, सरकारी सेवक पर तामील। सेक्शन 69, स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। सेक्शन नंबर 70, ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत। सेक्शन नंबर 71, साक्षी पर समन की तामील। देखिए यहां पर समन का प्रारूप, यानी कि समन जो बोलते हैं हम लोग उसका फॉर्म्स, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड शैल बियर द इमेज ऑफ सील ऑफ कोर्ट और डिजिटल सिग्नेचर, यह चीज़ें ऐड कर दी गई है। बाकी जैसा था वैसे ही है, पहले 61 पे था। समन हाउ सर्व, कैसे की जाए 64। 64 में भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऐड कर दिया गया है शब्द वर्ड। सेक्शन 65, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है, फिर भी डायरेक्टर एंड मैनेजरल इज एडेड, दो शब्द ऐड कर दिए गए हैं। सेक्शन नंबर 66, यह था जब समन के लिए व्यक्ति न मिले सके तब तामील के लिए। 66 के लिए वहां पर एक जेंडर वाला वर्ड था कि सिर्फ व्यक्ति यानी कि मेल ऐसा लिखा गया था, वो मेल शब्द हटा दिया गया है वहां से। 67 में कुछ बदलाव नहीं है, 68 में कुछ बदलाव नहीं है, 69 में भी कुछ बदलाव नहीं है। सेक्शन 70 में सब सेक्शन 3 में कुछ बदलाव किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वर्ड ऐड कर दिया गया है। 71 पर वही, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शब्द ऐड कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं ख, गिरफ्तारी का वारंट। 72, गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। 72 में बदलाव नहीं है, यह पहले 70 था, अब 72 हो गया है। 73, प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति, इसमें भी नो बदलाव। सेक्शन 74, वारंट किसको निर्दिष्ट करे होंगे, इसमें भी बदलाव नहीं है, यह
72 था, अब 74 हो गया है। सेक्शन नंबर 75, वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सके, इसमें भी नो बदलाव। सेक्शन 76, पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, इसमें भी बदलाव नहीं है। सेक्शन 78, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना, इसमें भी कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं। यह पहले 76 था। सेक्शन 79, वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है, नो बदलाव। सेक्शन 80, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट, इसमें भी बदलाव नहीं किए गए हैं। सेक्शन 81, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, इसमें भी बदलाव नहीं है। सेक्शन 82, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया, यहां पर सब सेक्शन 2 ऐड कर दिया गया है। इंफॉर्मेशन डेजिग्नेटर पुलिस ऑफिसर ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव डिस्ट्रिक्ट वेयर अरेस्टेड पर्सन रिसाइड्स, यह ऐड कर दिया गया है। सेक्शन 83, उस मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। द वर्ड बेल इज रिप्लेस्ड बाय बेल बॉन्ड, इतना ही फर्क है। यह पहले 81 सेक्शन था, अब 83 हो चुका है। ग, उद्घोषणा और कुर्की। सेक्शन 84, यह फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। यहां पर सब सेक्शन जो 4 था, यह पहले सेक्शन 82 था, इसके लिए अब 84 हो गया है। तो इसमें क्या गया है कि पनिशमेंट जो थी रिलेटेड करस्पॉन्डेंस बीएनएस सेक्शंस, द ऑफेंस पनिशेबल फॉर इम्प्राइजनमेंट ऑफ 10 years और मोर, यह मेंशन है। रिप्लेस बाय पनिशमेंट रिलेटेड करस्पॉन्डेंस बीएनएस सेक्शंस, जो दोषी अगर पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट जो थी वैसे तो वह 10 साल तक, ऐसे उसके लिए थोड़ा सा शब्द ऐड कर दिया गया है, बाकी ज़्यादा बदलाव नहीं है। 85, इसमें फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, इसमें भी ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। सेक्शन 86, उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की, यह न्यूली ऐड कर दिया गया है, यह पूरा सेक्शन ही नया है, यह पूरा सेक्शन ही नया ऐड कर दिया गया है। सेक्शन 88, कुर्की की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रिय और वापस करना, नो बदलाव। कुर्की के बारे में दावे और संपत्तियां 87 में भी नो बदलाव, 87 88 में नो बदलाव है। 89, कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील, इसमें भी बदलाव नहीं किए गए हैं। घ, आदेशिकाओं के संबंधी अन्य नियम। सेक्शन नंबर 90, समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना, इसमें भी बदलाव नहीं किए गए हैं, यह सेक्शन 87 था। सेक्शन नंबर 91, हाजिरी के लिए बंधपत्र या जमान पत्र लेने की शक्ति। अब देखिए यहां पर 91 में, ये जो 91 है इसमें हाजिरी के लिए बंधपत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति, यहां पर बेल बॉन्ड आर एडेड इन हेडिंग एंड वर्ड्स बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटीज आर रिप्लेस्ड कर दिए गए हैं। ठीक है, बॉन्ड और बेल बॉन्ड इतना ही लिखा गया है। पहले क्या था, वर्ड्स बेल बॉन्ड आर एडेड, ठीक है, हेडिंग एंड वर्ड्स बॉन्ड विदाउट और विदाउट श्योरिटीज, ये जो दिखा था वर्ड्स बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटीज, इसको रिप्लेस करके बॉन्ड और बेल बॉन्ड ऐसा लिखा गया है। सेक्शन 92, हाजिरी का बंधपत्र या जमान पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी, इसमें भी सेम बेल बॉन्ड ऐड कर दिया गया है। सेक्शन 93, हाजिरी का बंधपत्र या जमानत पत्र भंग करने पर इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समानों और गिरफ्तारी के वारंट को लागू होना, इसमें नो बदलाव। यह थे अध्याय 6 तक के सेक्शंस। अब हम देखते हैं अध्याय नंबर 7, चीजें पेश करने वाले विवेश करने के लिए आदिशिकाएं। क, पेश करने वाले के लिए समन। सेक्शन नंबर 94, दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। सेक्शन 95,
पत्रों के संबंध में प्रक्रिया। अब यहां पर दो सेक्शंस ये दिए गए थे, तो 94 में लिखा गया है दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। तो देखिए यहां पर पुराने सीआरपीसी में यह 91 पे था। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग डिजिटल एविडेंस ऐसे शब्द ऐड कर दिए गए हैं। फिजिकल फॉर्म, समनिंग अ पर्सन पोजेसिंग डॉक्यूमेंट्स। सब सेक्शन 3A में करस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस्ड करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम वर्ड डाल दिया गया है। उसमें टेलीग्राम जो शब्द था वो निकाल दिया गया है सेक्शन 94 में। अब पत्रों के बारे में भी ये 95 जो है पत्रों के संबंध में प्रक्रिया, उसमें टेलीग्राफ शब्द निकाल दिए गए हैं। तलाशी वारंट। 96 तलाशी वारंट कब जारी की जा सकता है? सेक्शन 97 उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। सेक्शन 98 कुछ प्रकाशनों के संपहन होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। सेक्शन 99 संपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। सेक्शन 100 सदोष परिवृत्त व्यक्तियों के लिए तलाशी। सेक्शन 101 अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। सेक्शन 97 जो है उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। इसमें पहले एक मेटल टोकन एक्ट करके एक सबसेक्शन में डाला गया था, तो उसको निकाल के कॉइनेज एक्ट 2011 डाल दिया गया है। बाकी 100 तक ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। सेक्शन नंबर 101 जो है इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। उसमें हुआ है कि अंडर एज ऑफ 18 ईयर्स एंड हस्बैंड आर एक्सक्लूडेड। जो पहले इसमें स्त्रियों का जो लिखा गया था अंडर एज ऑफ 18 ईयर्स और हस्बैंड शब्द थे, तो वो निकाल दिए गए हैं। अब हर स्त्री उसमें ऐड कर दी गई है। ग तलाशी संबंधी साधारण उपबंध। 102 तलाशी वारंट का निर्देशन आदि। 103 102 में कुछ भी बदलाव नहीं किए गए हैं। 103 बंद स्थान के बाहर साधक व्यक्ति द्वारा तलाशी लेने की अनुज्ञा किया जाना। सेक्शन 104 अधिकारित के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन। इसमें भी नो चेंजेस है। गृह प्रकीर्णन। 105 सेक्शन श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख, कि यह भी सेक्शन नया डाल दिया गया है। यह पहले सीआरपीसी में नहीं था। सेक्शन 106 कुछ संपत्ति को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। इसमें भी कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं। 107 यह भी नया ऐड कर दिया गया है। संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी। संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी, तो देखिए इसका इंग्लिश में कहा जाता है अटैचमेंट, फॉरफिएचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जब्ती यानी कि फॉरफिएचर, अटैचमेंट यानी कि संपत्ति की कुर्की। सेक्शन नंबर 108 मैजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है। इसमें भी नो बदलाव। 109 पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति। 109 इसमें भी नो बदलाव। सेक्शन नंबर 110 आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था। इसमें भी नो बदलाव। अध्याय नंबर 8 कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और संपहरण के लिए प्रक्रिया। सेक्शन नंबर 111 परिभाषाएं। सेक्शन नंबर 12 भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए समक्ष प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। सेक्शन नंबर 113 भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। सेक्शन नंबर 114 व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। सेक्शन 115 संपत्ति की कुर्की या संपहरण के आदेशों के संबंधों में सहायता। सेक्शन नंबर 116 विधि विरुद्धता अर्जित संपत्ति की पहचान करना। सेक्शन नंबर 117 संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की। सेक्शन नंबर 118 इस अध्याय के अधीन अभिगृहित या संपहत संपत्ति का प्रबंध। सेक्शन 119
संपत्ति के संपहरण की सूचना। सेक्शन 120 कतिपय मामलों में संपत्ति का संपहरण। सेक्शन 121 संपहरण के बदले जुर्माना। सेक्शन नंबर 122 कुछ अंतरणों का अकृत और शून्य होना। सेक्शन 123 अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया। सेक्शन 124 इस अध्याय का लागू होना। अगर देखा जाए तो इनमें ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। ठीक है। सेक्शन 125 अध्याय 9 परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। सेक्शन नंबर 125 दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। सेक्शन 126 अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। सेक्शन 127 कतिपय मामले को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। सेक्शन 128 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। सेक्शन नंबर 129 अभ्यासिक अपराधों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। सेक्शन 130 आदेश का दिया जाना। सेक्शन 131 न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। सेक्शन 132 ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है। सेक्शन 133 समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। सेक्शन 134 वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति। यह सभी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यह टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। 135 इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच। सेक्शन 136 प्रतिभूति देने का आदेश। सेक्शन 137 उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है। सेक्शन 138 जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ। सेक्शन 139 बंध पत्र की अंतर वस्तुएं। सेक्शन 140 प्रतिभूओं को अस्वीकार करने की शक्ति। सेक्शन 141 प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। सेक्शन 142 प्रतिभूति देने के असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति। सेक्शन 143 बंध पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। यह जो चैप्टर था अध्याय 9 यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बदलाव किए गए हैं हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखिए सेक्शन 125 से लेके 128 तक यहां तक संदिग्ध सदाचार के लिए ज्यादा बदलाव कुछ भी बदलाव नहीं किए गए हैं। 129 में कुछ एक्ट्स सबसेक्शन में डाल दिए गए हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉन्ड श्योरिटी वो शब्द बदल दिए गए हैं। बाकी 140 तक अगर देखा जाए तो बेल बॉन्ड यही ज्यादातर शब्द बदल दिए गए हैं। बाकी इनमें ज्यादा बदलाव नहीं है, सिर्फ सेक्शंस बदल दिए गए हैं। अध्याय नंबर 10 पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। सेक्शन 144 पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। 145 प्रक्रिया। सेक्शन 146 भत्ते में परिवर्तन। सेक्शन 147 भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। इनमें भी 144 में एक शब्द था माइनर, उसे बदल के चाइल्ड कर दिया गया है। और 145 में प्लीडर करके शब्द था, उस प्लीडर को बदलकर एडवोकेट शब्द डाल दिया गया है। पहले प्लीडर था। 146 और 147 में बदलाव नहीं है। 128 129 ऐसे पहले उसके सेक्शंस थे। अध्याय 11 लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। सेक्शन 148 सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तीतर बितर करना। सेक्शन 149 जमाव को तीतर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। सेक्शन 150 जमाव को तीतर बितर करने की सशस्त्र बल के कतिपय अधिकारों की शक्ति। सेक्शन नंबर 151 धारा 148 धारा 149 तथा धारा 150 के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। ख लोक न्यूसेंस। 152 न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। 153 आदेश की तामील या अधिसूचना। सेक्शन 154 जिस व्यक्ति को आदेश संबंधित है वह उसका पालन करे या कारण दर्शित करे। सेक्शन 155 धारा 154 का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति। सेक्शन 156 जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया। सेक्शन 157 व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया है वहां कारण दर्शित करने के लिए प्रक्रिया। सेक्शन 158 स्थानिक अन्वेषण के लिए निर्देश देने या विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मैजिस्ट्रेट की शक्ति।
मैजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति 159। सेक्शन 160 आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। सेक्शन 160 जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। सेक्शन 162 मैजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। ग न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले। 168 न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। ग स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। सेक्शन 164 जहां भूमि या जल से संबंध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया। सेक्शन 165 विवाद की विषय वस्तु का कुर्क करने के लिए और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। सेक्शन 166 भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंध विवाद। सेक्शन 167 स्थानीय जांच। ये थे अध्याय 11 के सभी सेक्शंस। अब हम इनमें थोड़ा सा देखते हैं कि कुछ बदलाव क्या किए गए हैं। इनमें ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। 167 तक ज़्यादा बदलाव नहीं है। प्लीडर शब्द को बदल के एडवोकेट कर दिया गया है बहुत जगह पर। 162 में डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस शब्द ऐड कर दिया गया है। बाकी ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं इस चैप्टर में। अध्याय नंबर 12 पुलिस का निवारक कार्य। सेक्शन 168 पुलिस का सदनीय अपराधों का निवारण करना। इसमें भी बदलाव नहीं किया गया है। सेक्शन 169 सदनीय अपराध के लिए परिकल्पना का इत्तिला। सेक्शन 170 सदनीय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। सेक्शन 171 लोक संपत्ति की हानि या निवारण। देखिए यहाँ तक के किसी भी सेक्शन में बदलाव नहीं किए गए हैं, वैसे है वैसे ही है, सिर्फ उनका नंबर बदल दिए गए हैं। ये पहले 151 152 ऐसे थे, अब ये 170 के हो गए, यानी कि 20 का डिफरेंट इसमें आ चुका है। सेक्शन 172 यह कहता है व्यक्तियों का पुलिस के युक्तियुक्त निर्देशों के अनुरूप बाध्य होना। इसमें कुछ ऐड कर दिया गया है। All persons shall be bound to confirm the lawful direction of the police officer given in fulfillment of any of his duty under the chapter. और उसमें सबसेक्शन 2 और एक है A police officer may detain or remove any person restraining, refusing, ignoring or disagreeing or conform to any direction given by him under the subsection 1 and may either take such a person before a magistrate or in a petty case release him as soon as possible within a period of 24 hours. यह इसमें ऐड कर दिया गया है 172 में। अध्याय नंबर 13 पुलिस को इत्तिला और उनके अन्वेषण करने की शक्तियां। सदनीय मामलों में इत्तिला। संदेह इसका मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप इसमें देखिए अभी इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। ये चैप्टर के सेक्शन जो है ये 196 तक है 173 से लेके, तो पहले 173 देखते हैं। संदेह मामले में इत्तिला। तो 173 जो है इस सेक्शन में कुछ बदलाव किए गए हैं। बाय एडिंग द वर्ड irrespective of the area where the offense is committed, the scope is explained to the lodge and FIR corresponds to the concept of zero FIR by added the word by electronic communication. यह वर्ड ऐड कर दिया गया है। Subsection 1 this is known as EFIR. Subsection 3 is newly added. ठीक है, EFIR शब्द ऐड कर दिया गया है। मैजिस्ट्रेट शब्द भी ऐड कर दिया गया है। तो ये समझ लीजिए ज्यादातर महत्व का इसमें EFIR है। सेक्शन नंबर 174 इसमें क्लॉज 2 इन सबसेक्शन 1 इन एडेड रिगार्डिंग फॉरवर्डिंग द डेली डायरी रिपोर्ट और नॉन कॉग्निजेबल केसेस फोर्टनाइटली टू द मैजिस्ट्रेट। यह कहा गया है असदनीय मामले के बारे में इत्तिला और इस मामले का अन्वेषण। देखिए इसमें यह लिखा गया है कि जो डेली डायरी रिपोर्ट है जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है, फोर्टनाइटली टू द मैजिस्ट्रेट, ये फॉरवर्ड करना है मैजिस्ट्रेट को तुरंत।
ठीक है। सेक्शन 175 संदेह मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। देखिए, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। इसमें लिखा गया है द न्यू प्रोविजो इज सबसेक्शन 1 इज एडेड, सबसेक्शन 4 इज न्यूली एडेड, द प्रोटेक्ट पब्लिक सर्वेंट इन कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी अगेंस्ट अनड्यू harassment, and subsection 3 is also amended according to the subsection 4 of 173। यही बदलाव किया है, ज़्यादा नहीं है। सेक्शन 176 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। अन्वेषण की प्रक्रिया में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स ऐड कर दिया गया है। फोर्टनाइटली डेली डायरी रिपोर्ट ऐड करना है, मैजिस्ट्रेट को ऐड कर दिया गया है सबसेक्शंस में। स्टिपुलेट्स फॉरेंसिक एक्सपर्ट विजिट द क्राइम सीन्स एज मैंडेटरी फॉर ऑफेंस पनिशेबल फॉर 7 years और मोर, यह भी ऐड कर दिया गया है। सेक्शन 177 रिपोर्ट कैसे दी जाएगी, इसमें बदलाव नहीं किए गए हैं, इसमें बिल्कुल बदलाव नहीं है। 178 अन्वेषण का प्रारंभिक जांच करने की शक्ति, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेक्शन 179 साक्ष्यों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। देखिए, इसमें पहले 160 सेक्शन था, यह इसमें लिखा गया था 65 years इज रिप्लेस्ड बाय 60 years सॉरी, द एक्यूट इलनेस आर एडेड। जो पहले 65 years था वो वर्ड था उसमें एक, तो वो निकाल के उसको 60 कर दिया गया है। इलनेस आर एडेड ऑन वन न्यू प्रोविजन इज एडेड, thus द स्कोप ऑफ द प्रोविजन इज एक्सपेंडेड। ज़्यादा बदलाव नहीं है। सेक्शन 180 पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। सेक्शन 181 पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग, ज़्यादा बदलाव नहीं है इसमें भी। सेक्शन 182 कोई प्रेरण न दिया जाना। सेक्शन 183 संस्कृतियों और कथनों को अभिलेखित करना। सेक्शन नंबर 184 बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। पहले इसमें जो एक वर्ड था विदाउट डिले, उसको रिप्लेस करके विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर टू फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। देखिए, बलात्संग के लिए भी 7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी। सेक्शन 185 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, जो बोलते हैं ना सर्च करते हैं पुलिस अधिकारी वगैरह। द न्यूली एडेड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185(2) mandates the recording of a search conducted through audio, video, or electronic means. Subsection 5 of 185 of BNS provided that the copies of recorded made under the subsection 1 or 3 shall forthwith, but not later than 48 hours, be sent to magistrate। देखिए, अभी यहाँ पे ऑडियो वीडियो भी करना होगा, पुलिस की जांच कर रही है तो। सेक्शन 186 पुलिस थाने का भारधारक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है, इसमें बदलाव नहीं किए गए हैं। सेक्शन 187 जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब की प्रक्रिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर कुछ चीजें ऐड कर दी गई है। द न्यू इंसर्शन subsection 2 187 of BNNS provides that the magistrate whom an accused person is forwarded under the section may, irrespective whether he has or has no jurisdiction to try the case, after taking into consideration the status the accused person as whether he is not released on bail, on his bail has not been cancelled, authorize for the time to time the detention of the accused in such a custody as much such a magistrate think fit, for the term not exceeding 15 days in the whole or apart, at that during the initial 40 days or 60 days out of the detention period of a 60 days or 90 days as case may be, provided in subsection 3। यही ज़्यादा प्रॉब्लम वाला लोगों के लिए लग रहा था सेक्शन, कि इसमें टाइम बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 188 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। नो चेंजेस।
सेक्शन 189, जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना। सेक्शन 190, जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों की मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। सेक्शन 190, परिवादी की साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना। सेक्शन 190, अन्वेषण में कार्यवाही की डायरी। सेक्शन 193, अन्वेषण के समाप्त होने जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। सेक्शन 194, आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करने की रिपोर्ट देना। सेक्शन 195, व्यक्तियों को समझ देने की शक्ति, समन्स। सेक्शन 196, मृत्यु के कारण मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच। अब हम लोग नीचे के सेक्शंस जो देखते हैं ये 190 के बाद वाले, तो 191 में 91 में नो चेंजेस है, 192 में डायरी वाला भी नो चेंजेस है। रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देखिए कोई भी हत्या वगैरह होती है तो इन्वेस्टिगेशन होता है, तो देखिए इसमें एक सेक्शन एक्सटेंड बढ़ा दिया गया है 193 सबसेक्शन 2, एक्सटेंड दैट द रिक्वायर द कंप्लेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज 2 मंथ्स, ऑफेंस अंडर द प्रोविजन प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट आल्सो 4, 6, 8, 9, 10 8, 10 and 12 of POSCO Act 2000 is added in offense of rape and gang rape. Section 193 3I, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी इसकी रिपोर्ट भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से जरिए करना यह इंपॉर्टेंट है। एक्यूज को देखिए सबसेक्शन 8 जो है ये न्यूली इंसर्ट किया गया है, इसमें लिखा गया है विच मैंडेट्स द पुलिस ऑफिसर investigating the case to submit such a number of copies of police report for supply to the accused. Proviso to the same authorities electronic communication for this purpose. The new provision of subsection 6 provided to further investigation during the trial with permission of the court. अब पुलिस वालों को कॉपी देना बंधनकारक है। उसके साथ ही पावर ऑफ समन पर्सन जो है 195 वाला, उसमें लिखा गया है सबसेक्शन 1 ऑफ 195 प्रोवाइड्स द इम्यूनिटी टू मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 years or above the age of the 60 years, or woman or mentally or physically disabled person with acute illness shall not be required to attend the place other than the place where such a person reside. However, they can attend the police station willingly. बाकी किसी भी इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि यह जो सेक्शंस था रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर्स इन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन 193, यह इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अध्याय नंबर 14, जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। सेक्शन नंबर 197, जांच और विचारण की मामूली स्थान। यहां पर बदलाव नहीं किए गए हैं। सेक्शन 198, जांच या विचारण का स्थान। सेक्शन 199, अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला। सेक्शन 200, जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान। सेक्शन 201, कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। सेक्शन 202, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के साधनों, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। सेक्शन 203, यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। सेक्शन 204, एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। सेक्शन 205, विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। सेक्शन 206, संदेह की दशा में उच्च न्यायालय या वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच का विचारण होगा। सेक्शन 207, स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के मामले समन या वारंट जारी करने की शक्ति। सेक्शन 208, भारत से बाहर किया गया अपराध। सेक्शन 209, भारत से बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। इन सेक्शंस में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स 209 में ऐड कर दिया गया है, बाकी ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। अध्याय नंबर 15, कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। 210 सेक्शन, मैजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। सेक्शन नंबर 211, अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण।
सेक्शन 212 मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना। सेक्शन 213 अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान। सेक्शन नंबर 214 अपर सेशन न्यायाधीशों के हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण। सेक्शन 215 लोक न्याय के विरुद्ध अधिकारियों के लिए, अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन। सेक्शन 216 धमकी देने के आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया। सेक्शन 217 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। सेक्शन 218 न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। सेक्शन 219 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। सेक्शन 220 भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 85 के अधीन अपराधों का अभियोजन। सेक्शन 221 अपराध का संज्ञान। सेक्शन 222 मानहानि के लिए अभियोजन। अध्याय 16 मैजिस्ट्रेटों से परिवाद। सेक्शन 223 परिवादी की परीक्षा। सेक्शन 224 ऐसे मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए समक्ष नहीं है। सेक्शन 225 आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। सेक्शन 226 परिवाद का खारिज किया जाना। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 17 मैजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। सेक्शन 227 आदेशिका का जारी किया जाना। सेक्शन 228 मैजिस्ट्रेट को अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्त दे सकना। सेक्शन 229 छोटे अपराधों के मामलों में विशेष समन। सेक्शन 230 अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। सेक्शन 231 सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना। सेक्शन 232 जब अपराध अनंतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना। सेक्शन 233 परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। अब इसके बाद आता है अध्याय नंबर 18 आरोप। सेक्शन 234 आरोप की अंतर्वस्तु। सेक्शन 235 समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां। सेक्शन 236 कब अपराध किए जाने की रीति कथनीय की जानी चाहिए। सेक्शन 237 आरोपों के शब्द में वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन यह अपराध दंडनीय है। सेक्शन 238 गलतियों का प्रभाव। सेक्शन 239 न्यायालय आरोप परावर्तित कर सकता है। सेक्शन 240 जब आरोप परावर्तित किया जाता है तब साक्षिया का पुनः बुलाया जाना। सेक्शन 241 सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। सेक्शन 242 एक ही वर्ष में किए गए एक किस्म के अपराधों का आरोप का एक साथ लगाया जा सके। सेक्शन 243 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। सेक्शन 244 जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है। सेक्शन 245 जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत है। सेक्शन 246 किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। सेक्शन 247 कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना। देखिए इन सेक्शंस में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। सिर्फ 243 जो सेक्शन है एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण, इसमें सब सेक्शन 243(1) में रिकॉग्नाइज इलस्ट्रेशन बी एंड सी में गिवन सीआरपीसी साइटिंग अडल्ट्री एंड enticing away which are replaced by rape in rephrase illustration be herein। जो अडल्ट्री शब्द लिखा गया था उसको निकालकर यहां पर रेप शब्द इलस्ट्रेशन बी हेरिन में डाल दिया है। बाकी ज्यादा बदलाव नहीं किए गए। अध्याय 19 सेशन न्यायालय के समक्ष विचार। सेक्शन 248 विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना। सेक्शन 249 अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ। सेक्शन 250 उन्मोचन। सेक्शन 251 आरोप विरचित करना। सेक्शन 252 दोषी होने के अभिवचन। सेक्शन 253 अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। सेक्शन 254
अभियोजन के लिए साक्ष्य। सेक्शन 255 दोष मुक्ति। सेक्शन 256 प्रतिरक्षा आरंभ करना। सेक्शन 247 बहस। सेक्शन 258 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। सेक्शन 259 पूर्व दोष सिद्धि। सेक्शन 260 धारा 222 की उपधारा 2 के अधीन संस्थीय मामलों में प्रक्रिया। देखिए यहां पर 251 जो सेक्शन है, आरोप विरचित करना, इसमें limit of framing the charges is added as being within a period of 60 days from the date of first hearing. The section also allow charge to be read and explained to accused present either physically or through audio, video, electronic means. देखिए चार्ज लिमिट जो है एडेड करने के लिए उसको 60 दिन तक कर दिया गया है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मींस एविडेंस जो है यहाँ पे 254 में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस चलेगा। 57 में पहले प्लीडर कहा गया था, प्लीडर की जगह यहाँ पे एडवोकेट शब्द डाल दिया गया है। दोष मुक्ति जो है दोष सिद्धि का निर्णय। टाइम बाउंड डिस्पोजल आफ्टर द हियरिंग आर्गुमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ लॉ इफ द जज शॉल बी गिव जजमेंट इन केस एज सून एज पॉसिबल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ completion of the argument, which may be extended to the period of 45 days for reason to be recorded in the writing. अगर समझ लीजिए निर्णय होता है तो जज को जल्दी से जल्दी उसे देना है। जो लास्ट हियरिंग होती है ना, उसके बाद आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट पॉइंट ऑफ लॉ इफ एनी अगर रहती है तो जज को 45 डेज के अंदर वह करना है। सेक्शन 259 इसमें बदलाव नहीं किए गए हैं। 260 में अपर लिमिट ऑफ कंपेंसेशन अमाउंट इंक्रीज फ्रॉम 1000 रुपीज टू 5000 रुपीज सबसेक्शन 4 में। अध्याय नंबर 20 मैजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामले का विचारण। क पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले। सेक्शन 261 धारा 230 का अनुपालन। सेक्शन 262 जब अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा। सेक्शन 263 आरोप विरचित करना। सेक्शन 264 दोषी होने के अभिवाक पर दोष सिद्धि। सेक्शन 265 अभियोजन के लिए साक्ष्य। सेक्शन 266 प्रतिरक्षा का साक्ष्य। ख पुलिस रिपोर्ट द्वारे भिन्न आधार पर संस्थित मामले। सेक्शन 267 अभियोजन का साक्ष्य। सेक्शन 268 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। सेक्शन 269 प्रक्रिया जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता। सेक्शन 270 प्रतिरक्षा का साक्ष्य। ग विचारण की समाप्ति। सेक्शन 271 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। सेक्शन 272 परिवादी की अनुपस्थिति। सेक्शन 273 उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर। देखिए यहां पर बदलाव जो किए गए हैं इनमें ऑडियो विजुअल इफेक्ट कुछ सेक्शंस में डाल दिए गए हैं। प्लीडर की जगह एडवोकेट डाल दिया गया है। 670 अभियोग का सारांश बताया जाना। यहाँ पर जो लिखा गया है द न्यू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 प्रोवाइडेड दैट इफ द ये पूरा न्यू प्रोविजन ही है। मैजिस्ट्रेट कंसीडर द एक्विजिशन ग्राउंडलेस ही शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग रिलीज द एक्यूज्ड एंड सच रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ अ डिस्चार्ज। बाकी 277 में 278 में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 279 परिवाद का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु। परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु। इसमें नॉन अपीयरेंस ऑफ डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। द वर्ड आफ्टर गिविंग 30 days टाइम टू कंप्लेनेंट टू बी प्रेजेंट आर एडेड। ठीक है, कंप्लेनेंट जो दे रहा है उसको 30 दिन का टाइम दिया गया है उसको आने के लिए, वहां पे अपीयर होने के लिए। उसके बाद 280 परिवाद को वापस लेना, इसमें बदलाव नहीं किए गए। 281 कतिपय मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति, इसमें भी बदलाव नहीं है। समन मामले को वारंट मामले में
संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति, इसमें भी बदलाव नहीं किए गए हैं। ये थे हमारे अध्याय 21 तक के सब सेक्शंस। अध्याय नंबर 22 संक्षिप्त विचारण, सेक्शन 283 संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, सेक्शन 284 द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण, सेक्शन नंबर 285 संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया, सेक्शन नंबर 286 संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख, सेक्शन नंबर 287 संक्षिप्तः विचारित मामलों में निर्णय, सेक्शन नंबर 288 अभिलेख और निर्णय की भाषा। सेक्शन 83 से 283 से लेके सेक्शन 288 तक ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। अध्याय 23 सौदा अभिवाक, सेक्शन 289 अध्याय का लागू होना, सेक्शन 290 सौदा अभिवाक के लिए आवेदन, सेक्शन 291 पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत, सेक्शन 292 पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना, सेक्शन 293 मामले का निपटारा, सेक्शन 294 न्यायालय का निर्णय, सेक्शन 295 निर्णय का अंतिम होना, सेक्शन 296 सौदा अभिवाक में न्यायालय की शक्ति, सेक्शन 297 अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना, सेक्शन 298 व्यावृत्ति, सेक्शन 299 अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना, सेक्शन 300 अध्याय का लागू न होना। यहां पर 289 से लेके 300 तक सेक्शंस है। तो यहां पर 289 में अध्याय का लागू होना, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स एक्सक्लूडेड, यह शब्द एक्सक्लूड कर दिया गया है इसके सबसेक्शन से। 290 में सौदा अभिवाक के लिए आवेदन, टाइम लिमिट फॉर प्लिया बार्गेनिंग within period of 30 days from the date of framing the charge is added in subsection, not exceeding 60 days is added, यह शब्द ऐड कर दिया है। प्लीडर की जगह एडवोकेट डाल दिया गया है। (94, 95, 96, 97, 98, 99 ये जो नीचे के जितने भी है इनमें कुछ भी बदलाव नहीं किए गए हैं। सेक्शन नंबर 301 सॉरी, अध्याय 24 कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, 301 परिभाषा है, 302 बंदियों को हाजिर करने की अपेक्षा करने की शक्ति, सेक्शन 303 धारा 302 के प्रवर्तन में कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार की शक्ति, सेक्शन नंबर 304 कारागार के बाहर साधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं के आदेश को कार्यान्वित न करना, सेक्शन 305 बंदी या न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना, सेक्शन 306 कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। अध्याय 25 जांचों और विचारणों में साक्ष्य, यह सेक्शंस में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, इन्हीं बाकी जो अभी मैं बता रहा हूं करके। सेक्शन 307 न्यायालयों की भाषा, सेक्शन 308 साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना, सेक्शन 309 समन मामलों और जांचों में अभिलेख, सेक्शन 310 वारंट मामलों में अभिलेख, सेक्शन 311 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख, सेक्शन 312 साक्ष्य के अभिलेख की भाषा, सेक्शन 313 ऐसे साक्ष्य के पूरा होने पर उसके संबंध में प्रक्रिया, सेक्शन 314 अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाना, सेक्शन 315 साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां, सेक्शन 316 अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख, सेक्शन 317 दुभाषीय ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा, सेक्शन 318 उच्च न्यायालय में अभिलेख, ख साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन, सेक्शन 319 साक्षियों को जब हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा, सेक्शन 320 कमीशन किसको जारी किया जाएगा, सेक्शन 321 कमीशनों का निष्पादन, सेक्शन 322 पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे, सेक्शन 323 कमीशन का लौटाया जाना, सेक्शन 324 कार्यवाही की स्थगन, सेक्शन 325 विदेशी कमीशनों का निष्पादन, सेक्शन 326
चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष। सेक्शन 327 मैजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट। सेक्शन 328 टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। सेक्शन 329 कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट। सेक्शन 330 कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना। सेक्शन 331 लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र। सेक्शन 332 शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। सेक्शन 333 प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। सेक्शन 334 पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए। सेक्शन 335 अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। सेक्शन 336 कतिपय मामलों में लोक सेवकों को विशेषज्ञों पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य। सेक्शन 336 जो है यह नया ऐड कर दिया गया है, जिसमें एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर इन अ सर्टेन केस में बी सिक्योर्ड थ्रू द सक्सेसर ऑफिसर ऑफ अ सच अ पब्लिक सर्वेंट etc यह डाल दिया गया है। अध्याय 26 जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। सेक्शन नंबर 337 एक बार दोष सिद्ध का दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। सेक्शन 338 लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी। सेक्शन 339 अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। सेक्शन 340 जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। सेक्शन 341 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। सेक्शन 342 प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है। सेक्शन 343 सह अपराधी को क्षमादान। सेक्शन 344 क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। सेक्शन 345 क्षमा की शर्तों का पालन करने के वाले व्यक्तियों का विचारण। सेक्शन 346 कार्यवाही को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति। सेक्शन 347 स्थानीय निरीक्षण। सेक्शन 348 आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। सेक्शन 349 नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मैजिस्ट्रेट की शक्ति। सेक्शन 350 परिवादियों को साक्ष्यों के व्यय। सेक्शन 351 अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। सेक्शन 352 मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन। सेक्शन 353 अभियुक्त व्यक्ति का समक्ष साक्षी होना। सेक्शन 354 प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का काम में न लाया जाना। सेक्शन 355 कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण के लिए जाने के लिए उपबंध। सेक्शन 356 उद्दोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच विचारण और निर्णय। सेक्शन 357 प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाहियों को नहीं समझता है। सेक्शन 358 अपराध के दोष प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति। सेक्शन 359 अपराधों का शमन। सेक्शन 361 जिन मामलों का निपटारा मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता उनमें प्रक्रिया। सेक्शन 362 प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मैजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए। सेक्शन 363 सिक्के स्टैंप विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए पूर्व में दोष सिद्ध व्यक्तियों का विचारण। सेक्शन 364 प्रक्रिया जब मैजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं देता है सकता। सेक्शन 365 भागतः एक न्यायाधीश या मैजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरे न्यायाधीश या मैजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोष सिद्धि या सुपुर्दगी। सेक्शन 366 न्यायालयों का खुला होना। थ्री 366 में यहां पर भी ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं इन सेक्शंस में, इसलिए हम ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन न देते हुए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 27 विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध। सेक्शन 367 अभियुक्त के विकृत चित्त व्यक्ति
होने की दशा में प्रक्रिया। इसमें पर्सन अनसाउंड माइंड इन द हेडिंग रिप्लेसेस द लूनाटिक शब्द डाल दिया गया है अनसाउंड माइंड के बदले। अब नेक्स्ट सेक्शन 368 न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत चित्त होने की दशा में प्रक्रिया। इसमें जो शब्द है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ऐसा नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज डाला था तो उसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शब्द डाल दिया गया है। उसके साथ ही मेंटल रिटार्डेशन ऐसा शब्द था, उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऐसा कहा गया है। सेक्शन 369 अन्वेषण या विचारण के लंबे रहने तक विकृत चित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना। यहां पर मेंटल रिटार्डेशन इज रिप्लेस करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डाल के पब्लिक मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिश रिप्लेस करके लूनाटिक एसेलम ऐसा डाल दिया है। सेक्शन 370 जांच या विचारण को पूर्णतः चालू करना। सेक्शन 371 मैजिस्ट्रेट का न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिरी होने के पर प्रक्रिया। सेक्शन 372 जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ चित्त रहा है। सेक्शन 373 चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय। सेक्शन 374 चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। सेक्शन 375 भार साधक अधिकारियों को कृति का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति। सेक्शन 376 जहां पर रिपोर्ट की जाती है कि विकृत चित्तबंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है वहां प्रक्रिया। सेक्शन 377 जहां निरुद्ध विकृत चित्त व्यक्ति छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है। सेक्शन 378 नातेदार या मित्र की देखरेख के लिए विकृत चित्त व्यक्ति का सौंपा जाना। सेक्शन 379 यह अध्याय 28 यहां से शुरू होता है। सेक्शन 379 धारा 212 में वर्णित मामलों की प्रक्रिया। सेक्शन 380 अपील, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किए गए हैं। 381 खर्च का आदेश देने की शक्ति, इसमें भी नो बदलाव। सेक्शन 382 जहां मैजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया, इसमें भी बदलाव नहीं किए गए हैं। 382 मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। देखिए यह भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 383 समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल एविडेंस। द फाइन इंक्रीज टू द 1000 रुपीज फ्रॉम 500 रुपीज। यहाँ पर 1000 रुपीज का फाइन कर दिया है 500 रुपए से अगर कोई अपराध जुटा देता है तो। 384 अवमान के कुछ मामलों की प्रक्रिया, यहाँ पे भी नो चेंजेस है। 386 रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा, नो बदलाव। सेक्शन 387 माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन। सेक्शन 388 उत्तर देने का दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी, इसमें भी कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। 389 समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया, यहां पर भी फाइन 1000 कर दिया है। समरी जो है यहां पे देखिए 289 समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया, इसे फाइन इंक्रीज टू 500 रुपीज फ्रॉम 1000 रुपीज। सेक्शन नंबर 290 धारा 383, धारा 384, धारा 388 और धारा 389 के अधीन दोष सिद्धियों से अपीलें, इसमें भी बदलाव नहीं किया गया है। 391 कुछ न्यायाधीशों और मैजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना, नो चेंज। अध्याय 29 सेक्शन नंबर 392 निर्णय। सेक्शन 393 निर्णय की भाषा और अंतर वस्तु। सेक्शन 394 पूर्वतन दोष सिद्धि अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। सेक्शन 395 प्रतिकर देने का आदेश। सेक्शन 396 पीड़ित प्रतिकर स्कीम। सेक्शन 397 पीड़ितों का उपचार। सेक्शन 398 साक्षी संरक्षण स्कीम। सेक्शन 399 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों की प्रतिकर। सेक्शन 400 असंज्ञेय मामलों में
खर्चा देने के लिए आदेश। सेक्शन 401 सदाचार की परिवीक्षा पर भर्त्सना के पश्चात छोड़े देने का आदेश। सेक्शन 402 कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना। सेक्शन 403 न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना। सेक्शन 404 अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रतिका दिया जाना। सेक्शन 405 निर्णय का अनुमत कब किया जाएगा। सेक्शन 406 सेशन न्यायालय द्वारा निर्देश और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। सेक्शन 392 निर्णय यानी कि जजमेंट। प्लीडर शब्द निकालकर वहां पे एडवोकेट डाल दिया गया है। नए प्रोविजन सबसेक्शन 4 में कोर्ट शॉल एज फार एज प्रैक्टिकेबल अपलोड अ कॉपी ऑफ अ जजमेंट ऑन इट्स पोर्टल within a period of 7 days from the date of judgment, and the word either in the person or through audio video electronic means are added in subsection 5। 7 दिन के अंदर कोर्ट को यह निर्णय जो है अपने अपलोड करना होगा। सेक्शन 397 पीड़ितों का उपचार। आईपीसी सेक्शन के अंडर 468 और सेक्शन 10 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 एडिट कर दिया गया है। ये देखिए साक्षी संरक्षण स्कीम। ये जो एवरी स्टेट गवर्नमेंट शाल प्रिपेयर नोटिफाई अ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर द स्टेट with a view to ensure protection of the witnesses। इनमें भी बहुत से सेक्शंस में प्लीडर की जगह एडवोकेट शब्द डाल दिया गया है। बाकी इन सेक्शंस में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। अध्याय नंबर 30 मृत्यु दंडादेशों को पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। सेक्शन 407 सेक्शन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश को पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। इसमें शाल बी वर्ड जो था उसको चेंज करके फोर्थ विद कर दिया गया है। सेक्शन 408 अतिरिक्त जांच के जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य के लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। दंडादेश को पुष्टि करने या दोष सिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। सेक्शन 410 दंडादेश की पुष्टि का नया दंडादेश का 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। सेक्शन 411 मतभेद की दशा में प्रक्रिया। सेक्शन 412 उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। अध्याय 31 अपीलें। सेक्शन 413 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना। सेक्शन 414 परिशांति कायम रखने का या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले प्रतिभू स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। सेक्शन 415 दोष सिद्धि से अपील। सेक्शन 416 कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे अपील न होना। सेक्शन 417 छोटे मामलों में अपील न होना। सेक्शन 418 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। सेक्शन 419 दोष मुक्ति की दशा में अपील। सेक्शन 420 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। इसमें बदलाव नहीं है कुछ भी। सेक्शन 421 कुछ मामलों में अपील करने का विशेषाधिकार। सेक्शन 422 सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनाई जाएंगी। सेक्शन 423 अपील की अर्जी। यहां पे भी आप प्लीडर शब्द निकालकर एडवोकेट डाल दिया गया है। सेक्शन 425 अपील का संक्षिप्तः खारिज किया जाना। सेक्शन नंबर 427 अपील न्यायालय की शक्तियां। सेक्शन 428 अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय। सेक्शन 429 अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का परिणामित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। सेक्शन 430 अपील लंबित रहने का दंडादेश का निलंबन अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। सेक्शन 431 दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। सेक्शन 432 अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा। सेक्शन 433
जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप में विभाजित हो वह प्रक्रिया। सेक्शन 434 अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना। सेक्शन 435 अपीलों का उपशमन। देखिए, इनमें ज्यादातर बदलाव किए नहीं गए हैं, तो इनमें हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे उस वक्त हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे। अध्याय 32 निर्देश और पुनरीक्षण। सेक्शन 436 कहता है उच्च न्यायालय को निर्देश। सेक्शन 437 उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा। सेक्शन 438 पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मांगना। सेक्शन 439 जांच करने का आदेश देने की शक्ति। सेक्शन 440 सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां। सेक्शन 441 अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति। सेक्शन 442 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां। सेक्शन 443 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की मामले को वापस लेने या आंतरिक करने की शक्तियां। सेक्शन 444 पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प। सेक्शन 445 उच्च न्यायालय के आदेश के परिणामी करने के निचले न्यायालय को भेजा जाना। इनमें कुछ भी बदलाव नहीं किए गए हैं, सिर्फ प्लीडर की जगह एडवोकेट शब्द डाल दिया गया है बहुत से इसमें। यह अध्याय में भी ज्यादा बदलाव नहीं थे। अध्याय 33 आपराधिक मामलों का अंतरण। सेक्शन 446 मामलों और अपीलों की आंतरिक करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। सेक्शन 447 मामलों और अपीलों को आंतरिक करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। सेक्शन 448 मामलों और अपीलों को आंतरिक करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति। सेक्शन 449 सेशन न्यायाधीश द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना। सेक्शन 450 न्यायिक मैजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना। सेक्शन 451 कार्यपालक मैजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का हवाले किया जाना, वापस लिया जाना। सेक्शन 452 कारणों का अभिलिखित किया जाना। अध्याय 34 दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। सेक्शन 453 धारा 409 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। सेक्शन 454 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन। इसमें भी कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। गर्भवती महिला को मृत्युदंड का लघुकरण किया जाना। इसमें communication of sentence of death on the pregnant woman replace the heading postponement of the capital sentence of pregnant woman। ख कारावास। (457) सेक्शन कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति। सेक्शन 458 कारावास के दंडादेश का निष्पादन। सेक्शन 459 निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन। सेक्शन 460 वारंट किसको सौंपा जाएगा। ग जुर्माने का उद्ग्रहण। सेक्शन 461 ऐसे वारंट का प्रभाव। सेक्शन 463 जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है जारी किया गया वारंट। सेक्शन 464 कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन। घ निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध। सेक्शन 465 वारंट कौन जारी कर सकेगा। सेक्शन 466 निकल भागे दोष सिद्धि पर दंडादेश कब प्रभावित होगा। सेक्शन 467 ऐसे अपराधों को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादिष्ट है। इनमें ज्यादा बदलाव नहीं है, ऊपर दिए गए हमने। 468 अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। सेक्शन 469 व्यावृत्ति। सेक्शन 470 दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना। सेक्शन 471 जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकता। सेक्शन 472 मृत्यु दंडादेश मामलों में दया याचिका। यह हम सुनते हैं राष्ट्रपति की दया याचिका वगैरह, ये चीजें देखिए यहाँ पे 472 यहाँ पे दिया गया है।
ये पूरा नया ही सेक्शन है, मृत्यु दंडादेश मामले में दया याचिका। ये सेक्शन ही नहीं था पहले, ये पूरा नया डाल दिया गया है। दंडादेश का निलंबन परिहार लघु कारण। सेक्शन 473 दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति। सेक्शन 474 दंडादेश के लघुकरण की शक्ति। सेक्शन 475 कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियां पर निर्बंधन। सेक्शन 476 मृत्यु दंडादेशों की दशा में केंद्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति। सेक्शन 477 कतिपय मामलों में राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार से परामर्श करने की पश्चात कार्य करना। सेक्शन 478 यहां से अध्याय 35 शुरू होता है, जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध। सेक्शन 478 सेक्शन 478 में किन मामलों में जमानत दी जाएगी, इनमें ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन बेल बॉन्ड और बेल ये शब्द जो पहले डेफिनेशन में हमने देखे तो वही बदल दिए गए हैं, उनको नया डाल दिया गया है इसमें। 479 सेक्शन अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। देखिए यह सेक्शन जो है इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऐड कर दिया गया है और 2 सबसेक्शंस है 2-3 एडेड कर दिए गए हैं, which are about bail for individual having multiple pending investigation inquiries on trial for more than one offense and application of the superintendent of jail where the accused person is detained respectively. Bail is added and replace his personal bond with or without sureties also is to use place with the further. सेक्शन नंबर 482 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। देखिए यहां पे 482 डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन अप्रहेंडिंग अरेस्ट। इसमें बदलाव नहीं किया गया है। 481 अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा के लिए जमानत। सेक्शन 484 बंधपत्र की रकम और उसे घटाना, बदलाव नहीं किया गया है। सेक्शन 485 अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र। सेक्शन 488 जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति। सेक्शन 489 प्रतिभुओं का उन्मोचन। सेक्शन 490 मुचलके के बजाय निक्षेप। सेक्शन 491 प्रक्रिया जब बंधपत्र संपहत कर लिया जाता है। सेक्शन 492 बंधपत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण। सेक्शन 493 प्रतिभू के दिवालिया हो जाने की या उसके मृत्यु हो जाने या बंधपत्र का संपहरण हो जाने की दशा में प्रक्रिया। सेक्शन 494 बालक से अपेक्षित बंधपत्र। देखिए यहां पे माइनर वर्ड था पहले, अब इसको चाइल्ड शब्द डाल दिया गया है। सेक्शन 496 कतिपय मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति। अध्याय 36 संपत्ति का व्ययन। फोर 97 कतिपय मामलों में विचाराधीन लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश। सेक्शन 498 विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के व्ययन के लिए आदेश। सेक्शन 499 अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय। सेक्शन 500 धारा 498 या धारा 499 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील। सेक्शन 501 अपमान लेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना। सेक्शन 502 स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति। सेक्शन 503 संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। सेक्शन 504 जहां 6 मास के अंदर कोई दावेदार हाजिर न हो वहां प्रक्रिया। सेक्शन 505 विनश्योर संपत्ति के बेचने की शक्ति। यहां पर 505 में 500 रुपीज रिप्लेस करके 10,000 रुपीज डाल दिया गया है। अध्याय 37 अध्याय नंबर
37 अनियमित कार्यवाहियां। यहां पर 506 सेक्शन वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती। 507 वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती है। सेक्शन नंबर 508 गलत स्थान में कार्यवाही। सेक्शन 509 धारा 183 धारा 316 के उपबंधों का अनुपालन। सेक्शन 510 आरोप विरचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव। सेक्शन 511 निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा। सेक्शन 512 त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना। अध्याय 38 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा। सेक्शन 513 परिभाषा। सेक्शन 514 परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन। सेक्शन 515 परिसीमा काल का प्रारंभ। 516 कतिपय मामलों में समय का अपवर्जन। सेक्शन 517 जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन। सेक्शन 518 चालू रहने वाला अपराध। सेक्शन 519 कतिपय मामलों में परिसीमा काल का विस्तारण। अध्याय 39 देखिए इनमें ज्यादा बदलाव नहीं है, सिर्फ अगर देखा जाए तो एक 514 में इसमें फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिलेवेंस डेट शैल बी डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 223 of the date of the recording information under the section 173 elsewhere is excluded from subsecution। तो इसमें बदलाव ऐसा नहीं है, निकाल दिया, नया कुछ डाला नहीं है, वही है बाकी सभी चीजें। 513 से लेके 519 तक के सेक्शंस में नो चेंजेस है। अध्याय 39 प्रकीर्णन। 520 सेक्शन उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण। सेक्शन 521 सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान अफसरों को सौंपा जाना। सेक्शन 522 प्रारूप। सेक्शन 523 उच्च न्यायालयों की नियम बनाने की शक्ति। सेक्शन 524 कतिपय मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति। सेक्शन 525 वे मामले जिनमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है। सेक्शन 526 विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना। सेक्शन 527 विक्रिया से संबंध लोक सेवक का संपत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना। सेक्शन 528 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। सेक्शन 529 न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य। सेक्शन 530 इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों को किया जाना। 531 सेक्शन निरसन और व्यावृत्तियां, प्रथम अनुसूची द्वितीय अनुसूची। देखिए इनमें भी ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। अगर देखा जाए तो 520 से अगर ये सेक्शन चल रहे हैं तो 523 सेक्शन में उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति में वर्ड प्रिस्क्राइब को रिप्लेस करके प्रोवाइडेड बाय रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट यह लिखा गया है। उसके साथ ही 526 में ज़्यादा बदलाव नहीं है किसी में भी, पर 526 में प्लीडर की जगह एडवोकेट बताया गया है। 529 सेक्शन में न्यायालयों में अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य, उसमें कोर्ट ऑफ जुडिकल मैजिस्ट्रेट को रिप्लेस करके कोर्ट डाला गया है और कोर्ट ऑफ सेशन एंड द जजेस आर एडेड। ठीक है, कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशंस एंड द जजेस ऐसा ऐड कर दिया गया है, सच वर्ड निकाल दिया गया है। 530 न्यूली एडेड अंडर द हेडिंग ट्रायल एंड प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड। इसके लिए है, जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से होगा, इसके लिए ये डाला गया है 530 का। ये थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सभी सेक्शंस। हम यह सेक्शन जो है हमने सिर्फ एक शॉर्ट में देखे हैं या पढ़ लिए है। हम आने वाले कुछ समय में हर एक सेक्शन का डिटेल में वीडियो बनाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप ज़रूर देखेंगे, आपको पसंद आएंगे। हम आपको जितना समझा सके हम उतनी समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।